सूरजमल पार्क के गेट नंबर 1 पर पार्किंग विवाद में खून खराबा। एडवोकेट समेत 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में इलाज जारी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपी दबोचे, एक फरार की तलाश है जारी। एमसीडी में पार्षद निधि को लेकर पार्षद की अलग अलग राय। कांग्रेस और आप ने बताई फंड की कमी, बीजेपी ने कहा समय पर मिल रहा है पैसा। नाबालिग साले ने दी जीजा की हत्या की सुपारी, चाकू मारकर की गई हत्या की कोशिश। जीटीबी अस्पताल में घायल का चल रहा है इलाज। मरीज की मौत पर मैक्स हॉस्पिटल के खिलाफ नारेबाजी। अस्पताल के सामने मृतक के परिजन ने हाय हाय के लगाए नारे। परिवार का आरोप, डॉक्टरों की गलती से गई लक्ष्मण की जान। विवेकानंद कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने। उम्मीदवार छात्रों तक पहुंचा रहे हैं अपना विजन। 17 सितंबर तक चलेगा जोरदार प्रचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विवेक विहार इलाके में सूरजमल पार्क के गेट नंबर 1 के पास पार्किंग को लेकर हुआ विवाद खून खराबे में बदल गया। मामला उस समय बिगड़ गया जब मॉर्निंग वॉक के लिए आए एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल पार्क करनी चाहिए और इस दौरान उसकी वहीं खड़े जूस बेचने वाले से कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करने लगे, लेकिन माहौल और गर्म हो गया। इसी दौरान जूस बेचने वाले ने गुस्से में आकर अपने पास रखा चाकू निकाल लिया और हमला कर दिया। वहीं हमले में बीच बचाव करने आए एडवोकेट भूपेंद्र सिंह भी घायल हो गए। वहीं दूसरे शख्स के सिर पर भी गंभीर चोट आई, जिसके लिए लगभग 12 टाके लगाने पड़े। तीसरे घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में 4 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। भैया, ये पार्क के बाहर एक नंबर गेट पर जूस का वो लगाता है ठिया। वहाँ पर मेरे छोटे वाले भाई की बाइक खड़ी थी, तो भाई की बाइक हटाने लगे। फिर भाई ने मना करा तो उन्होंने चारों जनों ने मिलके छोटे वाले भाई को मारा। मैं भी उधर ही पार्क में घूम रहा था, तो मुझे पता लगा, हम लोग गए। जब वहाँ गए तो वो बंदा चक्कू लेके मेरे छोटे भाई के पीछे भाग रहा था। जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मेरे सर में चक्कू मारा। मेरे 12 टाँके आए सर में। ये हमारे भूपेंद्र भाई हैं, इन्होंने रोकना चाहा, ये भी मेरे साथ थे। इनके ये बचाव हो गया। सामने देखो, पहले सामने। हाँ, ये बचाव हो गया, नहीं तो इनका पूरा अंदर घुस जाता है। ये बताइए, कौन सा पार्क था और अभी कौन सी जगह? सूरजमल पार्क विवेक विहार थाने के सामने और अंडर में आता है। सूरजमल विहार के बिल्कुल सामने महाराजा सूरजमल पार्क। लड़ाई की वजह सिर्फ एक मोटरसाइकिल खड़ी करना, एक अनऑथराइज ठिया लगा रखा पार्किंग में। उस पार्किंग के अंदर अगर किसी ने पार्क में आने वाले ने गाड़ी खड़ी कर दी है तो वो अनऑथराइज ठिये वाला उस गाड़ी खड़ी करने वाले को मारेगा। सुबह मैं रोज़ सैर के लिए जाता हूँ और आज मैं जब सुबह गया तो मैंने देखा वहाँ भीड़ लगी हुई थी और 3 लोग मिलकर एक लड़के को मार रहे थे। जब मैंने बचाने की कोशिश की, बीच बचाव किया, तो उसमें से एक ने आक्रामक होकर चाकू निकाल लिया। मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो मेरे ऊपर सीधा वार किया, जो कि मेरी छाती के पास, यदि मैं नहीं पकड़ता तो शायद छाती के अंदर ही घुस जाता हूँ। फिर जब वो और जो 2 लोग थे, फिर उन्होंने चाकू निकाला। फिर उन्होंने जो पब्लिक में खड़ी हुई थी भीड़, सब में चाकू मारने चालू कर दिए। जो उसके सामने आ रहा था सबको मार रहा था वो। फिर ये हमारे भाई थे, वहीं खड़े थे, ये बचा रहे थे। ये भी मारने वालों को पहचानते हैं आप? ये कहाँ के रहने वाले हैं? वो रोज जूस का ठिया लगाता है पार्किंग में। हमारे जो पार्क के बाहर पार्किंग है, अनऑथराइज ठिया लगाता है। कई बार लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उसने नहीं हटाया। तो आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो पब्लिक पे ही चाकूबाजी कर रहा है। वो दिल्ली नगर निगम में दिल्ली सरकार और बीजेपी के परिवर्तन के बाद से क्या दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की निधि पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा, इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने नगर निगम में पार्षदों से बात की। तो कांग्रेस के पार्षद हाजी समीर ने कहा कि निगम की स्थिति पहले जैसी बनी हुई है, जितना फंड मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है।
आम आदमी पार्टी की पार्षद शिवानी पांचाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्षदों को सिर्फ 25 लाख रुपए की निधि दी गई है। इतने कम पैसों में ज्यादा काम नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की पार्षद मोनिका पंत और बहन प्रीति ने दावा किया कि निगम लगातार पार्षद निधि दे रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही वे फाइल लगाते हैं उन्हें फंड मिल जाता है। उन्होंने बताया कि सभी पार्षदों को 25 लाख रुपए की राशि दी गई है और दिल्ली सरकार भी फंड में कोई कटौती नहीं कर रही है। बीजेपी पार्षदों ने बताया कि सीएम से भी मीटिंग होती रहती है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर किसी पार्षद को कोई दिक्कत है तो वे सीधे सरकार से संपर्क कर सकता है और समस्या का समाधान किया जाएगा। कुल मिलाकर पार्षद निधि को लेकर सभी दलों की राय अलग अलग है, लेकिन हर कोई चाहता है कि निगम का काम बेहतर तरीके से हो। निश्चित तौर पर सरकार बदलने से निगम के काम दुरुस्त हुए हैं, क्योंकि अब कमेटीज़ बन गई हैं। अब ऐसा हुआ है कि हाउस चला है लगातार और पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। विभिन्न कमेटी बन गई हैं, कमेटी के माध्यम से भी कमेटियों की बैठक हो गई, तो जनता के मुद्दे अब निगम तक डायरेक्टली आने लगे हैं और उन पर धीरे धीरे जो है ज़रूरी एक्शन भी लिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी कि किस तरह से निगम को और सुचारू रूप से चलाया जाए। पिछली सरकार में निधि नहीं मिल रही थी, साथ में कोई कमेटीज़ भी नहीं बनी थी, तो काम नहीं हो पा रहा था। तो आज निधि भी मिल रही है और जिसको हर पार्षद अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में लगा रहा है। रेखा जी ने जो एकदम से अनाउंस किया कि 1 CR 1 करोड़ के आसपास सारी काउंसलर्स को मिलेगा, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग एरिया में काम ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, क्योंकि बजट तो बिल्कुल है ही नहीं। और कमिश्नर साहब का कहना था कि कॉरपोरेशन पिछली सरकार की वजह से बिल्कुल खाली हो गई और कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने अपने पूरे टाइम पीरियड में कोई बजट दिया ही नहीं। जबकि पहले सरकारें होती थी तो बजट की कभी कोई कमी नहीं आई। मैंने तो अपने एरिया में इतने काम किए थे, इसी बजट से किए थे, कॉरपोरेशन से किसी और से तो लिया नहीं था। लेकिन अब हालात दूसरे हैं, तो मैं समझती हूँ कि मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि निगम में हम लोग सेंटर से डायरेक्ट भी देंगे, तो मेरे को लगता है कहा है तो पूरा जरूर करें। ज्योतिनगर थाना के अंतर्गत करदमपुरी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग साले ने अपने सगे जीजा को मारने की सुपारी दे दी और सुपारी लेने वाले दूसरे नाबालिग ने चाकू घोंपकर उसके जीजा को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। हालांकि नाबालिग के जीजा का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये नाबालिग साला अपने जीजा से इस बात से नाराज था कि झगड़े के दौरान उसके जीजा ने उसकी बहन की पिटाई कर दी थी। नाबालिग साले ने बकायदा अपने जीजा की हत्या के लिए 5,000 रुपए की सुपारी दी थी और उसने सुपारी देने के लिए ऐसे बंदे को चुना जो मुर्गे के मीट की दुकान पर काम करता था और नाबालिग था। फिलहाल घायल जीजा का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्वी दिल्ली के हसनपुर डिपो के पास स्थित मैक्स हॉस्पिटल पर मधुविहार में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया है कि गलत इलाज के कारण उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई। दरअसल मृतक लक्ष्मण के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने पहले लक्ष्मण को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने पर मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। परिवार का आरोप है कि यहां डॉक्टरों ने एक गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे लक्ष्मण की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की है। परिजनों ने अस्पताल के बाहर हाय हाय के नारे भी लगाए। फिलहाल इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूर्वी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप जो भीड़ देख सकते हैं, इनका कहना है कि इनके जो पेशेंट हैं, डॉक्टर की लापरवाही से इनकी मौत हुई है। महज पथरी का इलाज करवाने यहाँ पर आया था और उसके बाद उसको जैसे ही वो यहाँ पर एडमिट हुआ और कुछ ही घंटे बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और परिवार को कुछ भी नहीं बताया गया और रात के समय उस शख्स की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले के लिए उनके परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। पवन, क्या पूरा मामला ये बताइए यहाँ पर। सर, मामला पूरा ये है कि मेरे जीजा को गोल ब्लेडर में स्टोन था, ठीक है।
फिर हम गोल्ड ब्लेडर का स्टोन का इलाज कराने गए थे सफदरजंग में। उन्होंने बोल दिया था 1 महीने बाद हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे। पर जिस को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम गए थे SSB हॉस्पिटल कैलाश कॉलोनी में। फिर वहाँ पे उनका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने और बोल दिया कि घर ले जाओ, पेशेंट नॉर्मल है। पर घर पे आने के उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। फिर हम दोबारा गए सफदरजंग, उन्होंने बोला हम लेंगे नहीं, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहीं पे जाओ। फिर हम दोबारा SSB गए, उन्होंने एडमिट किया, ICU में भर्ती कर लिया और पैसे भी चार्ज किए बहुत सारे। फिर उन्होंने बोला अब इनका इलाज नहीं हो पाएगा, आप इनको यहाँ ले आओ मैक्स हॉस्पिटल में। फिर मैक्स हॉस्पिटल में लाए हम, 1 दिन उन्होंने भर्ती करा, अगले दिन बोल दिया पेशेंट मर गया है आपका। तो क्या वेंटिलेटर पे भी रखा गया था? जानकारी ये मिली थी कि वेंटिलेटर पे भी रखा गया था आपके पेशेंट को? वेंटिलेटर पे रखा गया था, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी थी, हमें पेशेंट से मिलाया नहीं गया था। उन्होंने जो भी BSS हॉस्पिटल है, जो भी उन्होंने वो ऑपरेशन किया था दूरबीन के थ्रू। वो जूनियर डॉक्टर था क्या, उसकी कैंची जो है गलत तरीके से लग गई, उसके बाद वो नस कट गई। उसके बाद उन्होंने को एडमिट करने से मना कर, फिर उन्होंने पैसे चार्जेज इतने बताए कि इतने चार्जेज है। तो हमने ये बोला डॉक्टर साहब अगर आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उन्होंने कहा मेरी 50 या 60,000। अगर आपसे कोई 9 लाख 10 लाख बोलेगा तो आप दे दोगे? हम मजदूरी करने वाले कैसे कैसे करके जोड़ के लाए, कैसे करेंगे? आप इलाज करो। कह रहा नहीं, आप मां ले जाइए मैक्स में, हमने आपका इंतजाम कर दिया है। आप यानी कि एक आ सकता है कि मिली भगत से आपके पेशेंट की जो है जान गई। अच्छे सर बताइए सर, अब यहाँ पर जो बिना मैक्स हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल की कितनी ब्रांच है सर, इसमें गरीब आदमी झाँक नहीं सकता। SHO रात को आया, लिखवा के ले गया। अरे तुम ऑफिसर हो, तुम एरिया के इंस्पेक्टर हो, तुम्हें गरीब जनता की सुननी चाहिए। तो तुमने लिखवा के ना कोई हमें फोटो कॉपी दी, ना कोई हमें रिपोर्ट दी, FIR की कुत्तों दो हमारे को। अब जाके जब हम यहाँ इकट्ठे हुए तब पुलिस वाले SHO भी आया, सब आया। अब वो हमसे कह रहे आप प्लीज़ साइड में हो जाइए, पेशेंट को नहीं। मैंने हमने पेशेंट को जाने के लिए मना नहीं करा, हमें पता है आज हमारा भाई गया, कल को कोई और भी जा सकता है सर। तो ये क्या है कि क्या करेगा इलाज, बताओ। ये पूरी फैमिली यहाँ पर है यहाँ पर, और इनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से इनके जो भाई हैं वो उनकी लापरवाही की वजह से मौत हुई है। पुलिस भी इनकी जो कार्रवाई है उस पर, जो कंप्लेंट इन्होंने दी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, बल्कि जो है अस्पताल प्रशासन का साथ देकर इन लोगों को यहाँ से रिमूव कर रही है। फ़िलहाल मृतक का जो शरीर है वो पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN डिजिटल, दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में डूसू चुनाव की तैयारियां इस समय पूरे जोश और शोर शराबे के साथ चल रही हैं। बुधवार को नामांकन भरने और सीटों के तय होने के बाद अब सभी उम्मीदवार अपने अपने पदों के लिए खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। विवेकानंद कॉलेज में भी ABVP और NSUI के उम्मीदवारों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया। उम्मीदवार लगातार छात्रों के बीच जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें अपने विजन और कामों के बारे में बता रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि वे कॉलेज की सुविधाओं, छात्र हित के मुद्दों और बेहतर माहौल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। प्रचार के दौरान कैंपस में नारेबाजी, पोस्टर, बैनर और चुनावी गानों से माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। 17 सितंबर तक चलने वाले इस प्रचार में सभी उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। छात्रों की भीड़ और जोश इस चुनावी माहौल को और खास बना रहा है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के बाहर दिल्ली पुलिस और CRPF की टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। उम्मीदवारों और समर्थकों के जोश को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार चुनाव बेहद दावेदार और रोमांचक रहने वाला है। मेरा नाम समीक्षा नागर है। इस साल मैं ट्रेजर की पोस्ट पे इलेक्ट हुई हूँ और मैं चाहती हूँ सबका सपोर्ट हमें मिले। और हमने इस साल इलेक्शन में पेपर वर्क किया है, हमने कुछ भी प्रिंट आउट नहीं निकलवाए हैं और हम पूरी एंथुजियास्टिक हैं तीनों की तीनों, और हमारे और टीम मेंबर्स अंदर है। हम पूरी जोरों तोरों तैयारी करेंगे और एक एक जीतेंगे। हम दूसरे पोजीशन को जीतने नहीं देंगे। इस साल ABVP आएगी। मेरा नाम वंशिका बढ़ाना है और मैं CC के नॉमिनेशन मुझे मिला है और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और 101% हम ही जीतेंगे। इस बार नया क्या करने वाले हो आप? इस बार हम नया ये करने वाले हैं। पिछली बार प्रिंट आउट्स वगैरह ये सब थे, इस बार सब कुछ हैंडवर्क है, सब कुछ पेपर पे है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर मैं जीती हूँ तो आई विल, मतलब मैं चीज़ें
करवाऊंगी। जैसे नेम प्लेट ही देख लीजिए, हमारे कॉलेज की तो है ही नहीं, तो सबसे पहले तो ये ठीक करवाना है। NSUI में पहले भी सीट आई है कभी यहाँ पे? नहीं, आफ्टर 4 इयर्स के बाद NSUI की सीट आई है। हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम जिताएं अपने लोगों को। हम जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं हम अपना पूरा बेस्ट देंगे। मेरा नाम जवेशा है और मैं CC के पोस्ट के लिए लड़ रही हूँ, और अगर मैं CC की बनती हूँ तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हम अपने कॉलेज में सुधार ला पाएँ। यहाँ पर बहुत जातिवाद है, हम सोचते हैं कि वो भी ख़त्म हो, क्योंकि हम आजकल के युवा हैं, हम क्यों करें ये सब। हम स्कूल में हमारे कॉलेज में इतना सब हो रहा है, ना ऑडिटोरियम है हमारे में, ना NCC है। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कॉलेज में वो सब आए। अभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। प्रचार में क्या कुछ नया कर रहे हो आप लोग? इस बार की जीत हासिल की, जैसे कि वो जीत चुकी हैं अभी तक, बिना किसी वोटिंग के भी जीत चुकी है, तो कैसा लग रहा है? हम पहली बात शोर शराबा बहुत कम कर रहे हैं, बच्चों से सामने जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं। शोर शराबे से बच्चे खुद भी परेशान होते हैं, तो हम बच्चों से जाके इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। टॉली के नाम है, मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से लड़ रही हूँ। मैं इंश्योर करूँगी कि जो भी हमारी कॉलेज में कमियाँ हैं वो मैं सारी पूरी करूँगी। लाइक जैसे कि ऑडिटोरियम का दिक्कत है वो मैं खुलवाऊँगी, और बच्चों की सारी प्रॉब्लम सुनूँगी। बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्ट करूँगी, उनसे बात करूँगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनूँगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस दूँगी। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बाकी खबरें ब्रेक के उस पार जारी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका CCN डिजिटल में। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के ककरडुमा में 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही वकीलों ने DLSA और ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वकीलों ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि लोक अदालत के आयोजन से पहले चालान टोकन 8 सितंबर को जारी किए गए थे, जिसका लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी DLSA और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत के कारण आम लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली। उनका कहना है कि लोक अदालत का उद्देश्य जनता को सुविधा और राहत देना होता है, लेकिन इस बार प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। वकीलों का मानना है कि अगर व्यवस्था सही और पारदर्शी होती तो ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते थे। अब सबकी निगाहें 13 सितंबर को होने वाली लोक अदालत पर है कि लोगों को वहां कितनी राहत मिल पाती है। देखिए, ये मेरे साथ ही नहीं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनके फ़ोन आए, या हमारे कुछ, क्योंकि हम बेसिकली काम करते नहीं है चालान्स का, लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं तो वो कभी हम एडवोकेट प्रैक्टिस में है, एडवोकेसी कर रहे हैं, तो हमें एक बात बोल देते हैं कि यार हमारा कुछ इस तरह का चालान है। तो मैं खुद और मेरे साथ 2 मेरे कलीग लगे, बट बिल्कुल ही एकदम किसी तरह का भी सिस्टम जो भी इन्होंने लगाया है, जो भी टोकन का एकदम, एक तो इसकी स्पीड बिल्कुल एकदम स्लो, और आपने कोई टोकन बुक किया तो बिल्कुल वहाँ इस तरह से वो दिखाता है कि यहाँ पे बिल्कुल किसी तरह का भी कोई नेटवर्क है ही नहीं, और इतने में टाइम पूरा हो गया, और फिर बाद में दिखाया कि जी ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में किसकी खामियां पाई जाती है इसमें? देखिए, खामियां तो ये पूरे सिस्टम की हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि साइट नहीं खुल रही है, टोकन अपलोड नहीं हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हुआ था, और राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल के अखबार हैं उनके अंदर भी ये खबर लगी थी। लोगों लगे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, आम जनता को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। आम जनता तो जनता, आम वकील की भी पहुंच से दूर है। जो एक्सपर्ट हैं, और एक्सपर्ट कौन है? ट्रैफिक पुलिस। ये इनके अपने बंदे ही ले लेते हैं टोकन। जैसे कि पुराने टाइम में आप पिक्चर देखने जाते थे तो टिकट की खिड़की खुला करती थी, बस 2 टिकटें बांट के वो टिकट बंद हो जाती थी, और बाकी टिकटें जो थी वो ब्लैंक होती थी। अब यही हाल हो चुका है कि टोकन जो है वो लेमैन को बिल्कुल नहीं मिलता। इसके लिए आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। सर, मैं तो खुद अपना बता रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल स्कूटी का था, मैं लगा था, 3 दिन लगा रहा हूँ, अभी तक नहीं निकला मेरा, और यहाँ दिखा रहे हैं कि लाखों चालान निकल चुके हैं। ये कैसे? ये सब अंदर खाने की करामात है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लोक अदालत लगनी बंद हो जाए, इसका बाइकआउट होना चाहिए। इसमें मेरा ये कहना है कि जो DLSA का पैनल है और वो दिल्ली पुलिस जो है, दोनों की मिली भगत है। इन दोनों ने मिलकर ही टोकन निकाल लिए हैं, जिसमें कि आम जनता को परेशानियाँ हुई है और वकीलों को भी परेशानी हुई है। यहाँ तक मेरे खुद के व्हीकल का टोकन नहीं निकला है। मैं 3 दिन से 8/9/2025, 9/9/2025 और 10/9/2025 तीनों दिन मैंने ट्राई किया, 2-2 घंटे बैठ के। मेरे खुद की गाड़ी के टोकन नहीं निकले, जबकि इससे पहले जो भी लोक अदालत आई हैं उसमें सब में टोकन जनरेट हुए हैं मेरी गाड़ी के। मैं तो इस तरीके से देखूंगा कि इट्स अ टोटल चैलेंज
जहाँ तक आप देखेंगे कि BNSS 530 सेक्शन 530 के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉनिफाई मीडिया हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिफिकेशंस हो रही हैं। ये कब तक और कब तक ये फुल प्रूफ होगा? जब तक ये फुल प्रूफ नहीं होगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो क्या इसमें आप ये मानते हैं कि जो संबंधित विभाग हैं वो सारे आपस में मिली भगत करके सारे टोकन निकाल रहे हैं? मिली भगत जैसे आपके रेल टिकट्स में होती थी वही ऐसे ही कुछ यहाँ इसमें हो रही है। जब तक आप, मैं तभी बात कह रहा हूँ स्पेसिफिकली 530 सेक्शन को प्रॉपरली अगर फुल प्रूफ तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ऐसी फेलियर्स देखी जाएंगी। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के रोहिणी इलाके से कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ उवेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक शहजाद उर्फ उवेश एक आदतन अपराधी है और उस पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल रहा है। इसके अलावा वह सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र से दर्ज FIR में बलपूर्वक लड़की के अपहरण का आरोपी भी है। क्राइम ब्रांच को हेड कांस्टेबल दिलीप के जरिए गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी उवेश अवैध हथियारों के साथ घूम रहा है और स्थानीय दुकानदारों से रंगदारी वसूलने की फिराक में है। सूचना पर SI, ASI और हेड कांस्टेबल की टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। 9 सितंबर की रात पुलिस को पता चला कि आरोपी रोहिणी के मेट्रो वॉक के पास आने वाला है। इंस्पेक्टर उमेश राणा के नेतृत्व और ACP के दिशा निर्देश में टीम ने घेराबंदी की और आधी रात के करीब G3S सिनेमा हॉल के पास उसे दबोच लिया। तलाशी में आरोपी के पास से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में शहजाद ने कबूल किया कि वह कुख्यात शेफ कैफ गैंग का सक्रिय सदस्य है और छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को धमकाकर उनसे वसूली करता है। उसने ये भी स्वीकार किया कि हाल ही में सुल्तानपुर इलाके से एक लड़की के अपहरण में उसकी सीधी संलिप्तता रही है। ज्योतिनगर पुलिस ने झपटमारी की वारदात को सुलझाते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना हुआ iPhone, 2 बटनदार चाकू और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। दरअसल 6 सितंबर की रात 29 साल की महिला अपने ऑफिस से लौट रही थी। जब वह दुर्गापुरी चौक के पास गली नंबर 4 पहुंची तभी स्कूटी पर सवार 2 बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। शिकायत मिलने पर थाना ज्योतिनगर में मामला दर्ज किया गया। SHO इंस्पेक्टर वेद प्रकाश के नेतृत्व में और ACP गोकुलपुरी दीपक चंद्रा की देखरेख में बनाई गई टीम ने CCTV फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से दोनों आरोपियों को दबोच लिया। GTB एनक्लेव के ए पॉकेट में बने निगम पार्क का मेन गेट पिछले करीब 10 दिनों से बंद था, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। लोगों की लगातार शिकायतों के बाद अब भी ताला पूरी तरह नहीं खोला गया है, बल्कि इतना ढीला कर दिया गया है कि आने जाने में परेशानी ना हो। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से लोग इस पार्क में टहलने और समय बिताने आते थे, लेकिन कुछ स्थानीय निवासियों ने हाल ही में गेट पर ताला लगा दिया था। इससे कई लोगों के लिए पार्क में आना मुश्किल हो गया, जबकि 2 छोटे गेट खुले थे, लेकिन जिनके घर के सामने से मेन गेट पड़ता था उन्हें असुविधा हो रही थी। लोगों का कहना है कि ताला लगाने के पीछे मकसद ये था कि पार्क में भीड़ कम हो और गंदगी ना फैले, क्योंकि कई बार लोग यहाँ कूड़ा छोड़कर चले जाते हैं और सफाई की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। पार्क में अभी चेन और लॉक लगे होने के कारण लोगों की नाराजगी बनी हुई है। फिलहाल इलाके के लोग चाहते हैं कि पार्क पूरी तरह से खोला जाए ताकि सभी बिना परेशानी के इसका लाभ उठा सके। अब बेटा देखो सब तरह के लोग हैं, कोई कह रहा है हमें नहीं परेशानी, कोई कह रहा है हमें परेशानी है। सब तरह के लोग हैं। अब जो तो अभी खुलवाया मतलब खुल गया, अब तो लोग जा रहे हैं। ये तो यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने ही करा होगा। वो जो सामने वाला गेट है लॉक करा था और कहते हैं यहाँ लोग आते हैं गंदगी करते हैं और जनता फ्लैट से लेडीज वगैरह आती हैं। पता नहीं, मतलब मेरे को इतना पता नहीं है क्यों करा है, पर मेन रीजन यही था कि जो सामने वाला गेट है वहाँ से लोग आते हैं गंदगी मचाते हैं इसलिए। और अभी मतलब 2-3 हाँ और अभी 2-3 दिन पहले ये जो साथ में जो गली है उसका भी लॉक लगाने के लिए बोला है। नहीं डेवलप क्या करना, बस हाँ थोड़ा ये ध्यान रखते हैं, घास वास कटिंग वगैरह करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। बाकी जो पब्लिक आती है वो तो गंद मचाएगी, जो खेले खाएगी वो वहाँ पे डस्टबिन है वहाँ कूड़ा डालते हैं, पर कह रहे हैं वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, इधर उधर फैलाते हैं।
वेल प्रॉब्लम इज दिस कि बाहर से कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता आई थिंक, और हम भी जब यहाँ से व्हेन वी क्रॉस इट तो यहाँ से नहीं जा पा रहे थे बाहर, हम पूरा घूम के जाना पड़ता था। बाकी यहाँ के लोग तो जा सकते हैं, मगर बाकी के लोगों को ना देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। क्या रहता है मतलब लॉक करने का? और देखो रीज़न तो उनको ही पता होगा इसने लॉक किया है। आई मीन फ्रॉम माई एंड कोई सेंस नहीं बनता लॉक करने का। किसने लॉक किया? सोसाइटी में रहते हैं या कहीं आउटसाइडर या अपार्टमेंट से? हाँ मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किसने लॉक किया है, बट आई थिंक जो जिनके अंडर ये सब आता है उन्होंने किया होगा। अब जो आई एम नॉट श्योर क्या होना चाहिए, बाकी अभी लॉक खुल गया, बाकी आगे ना हो, बच्चों को खेलने वगैरह दिया जाए बिकॉज इट्स अ पार्क, राइट। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ। और अगर आपको भी कोई खबर भेजनी है या ऐड देना है तो 9711881155 पर संपर्क करें और 3 दबाएं या फिर नीचे दी गई मेल पर भेजें। इसके साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें CCN डिजिटल 24/7 पेज पर।